Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the Editorial Analysis Initiative. 24 दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है इंडियाज न्यू यूरोपॉलिटिक कंटेक्स्ट इज द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग कोलेशन ऑफ इंडिया एंड यूरोप. सो इन द लास्ट डिकेड्स हमने ये ट्रेंड्स देखे. एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे एक और इंडिया का एमिनेंस बढ़ रहा है, दूसरी ओर चाइना की एग्रेसिवनेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. वी कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ चाइना. इसीलिए टू काउंटर चाइना इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी. यूएस इंडिया की सिक्योरिटी कॉपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहा है. इन सम ईयर्स हमने देखा कि इंडिया के रिलेशंस यूएस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं. सो इट इज़ अ माइलस्टोन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अब जो नेक्स्ट स्टेप इंडिया को लेना चाहिए, इट इज़ टू इंटीग्रेट यूरोप इनटू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. यानी इंडिया का 2021 का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे यूरोप को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जाए. आइए इसे जानते हैं डिटेल में. इंडियाज नेग्लेक्ट टू यूरोप. मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस इन यूरोप इन द पास्ट एक इम्पेरियलिस्टिक रिजीम रहे हैं. वो हमें दिखती हैं इन फॉर्म ऑफ देयर इन्वेजन इन इंडिया, भले ही वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, पोर्टुगीज हो, डच हो. एंड ये कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑल्सो, लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड सम अदर कंट्रीज. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ, एक कोल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट होता है, जिसमें वर्ल्ड लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. कुछ कंट्रीज यूएस के साइड हो गई और कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साइड हो गई, फॉर्मर सोवियत यूनियन. इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अप्लाई की और किसी भी कंट्रीज के साथ अलाइन नहीं हुआ. फर्दर क्या हुआ, हमें एक और डिवीजन दिखा, दैट इज नॉर्थ साउथ फ्रेमवर्क. द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. ग्लोबल नॉर्थ कंप्राइजेज ऑफ कंट्रीज जो काफ़ी डेवलप्ड हैं, जैसे यूएस, इजराइल, यूरोपियन यूनियन. और ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज हैं जो कंप्राइज करती हैं द कंट्रीज लाइक मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना अमंग अदर्स. ये सब हिस्ट्री देखते हुए इंडिया ने यूरोप के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोई खास इंगेजमेंट नहीं किया. प्लस यूरोपियन इंटरेस्ट इन चाइना इंक्रीज, बट इंडिया पे ऐसे हमें देखने को नहीं मिला. इंडिया वॉज रैदर इनडिफरेंट टू यूरोप. एंड कुछ अटेम्प्ट हुए थे टू इम्पार्ट सम मोमेंटम टू इम्प्रूव सम रिलेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर, बट वो उतने सक्सीड नहीं हो पाए. सो हम देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ निगलेक्टेड यूरोप. एंड नाउ बाय सीइंग द करेंट डायनामिक्स ऑफ दिस रीजन, नाउ देयर इज अ नीड टू ब्रेक ओल्ड पॉलिटिकल अप्रोच. अगर अभी हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, यूएस और चाइना. जिन 2 कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ इस रीजन पे काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं. तो इंडिया ने क्या करना चाहिए, हमें बायलैटरल एंगेजमेंट के आगे भी कुछ देखना चाहिए. यानी वी शुड लुक बियॉन्ड यूएस एंड चाइना और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करने चाहिए विद अदर कंट्रीज ऑफ द रीजन एंड आउटसाइड द रीजन ऑल्सो. एंड इंडिया की जो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच रही है कि यूरोप के साथ इंडिया का उतना इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इंडिया नीड टू शेड दिस अप्रोच एंड इंक्रीज इट्स रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद यूरोप ऑल्सो. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें ये करने की ज़रूरत पड़ती है. नंबर 1, द वॉलेटिलिटी ऑफ यूएस चाइना डायनामिक्स. लास्ट 2 ईयर्स में हमने देखा यूएस और चाइना के रिलेशनशिप में एक हिस्टोरिकल न्यू लो आया है. एंड 2018 से एक ट्रेड वॉर चालू हुई है इन 2 कंट्रीज के बीच में. दिस इज बीन अंडर ट्रम्प्स रिजीम, बट नाउ अंडर द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस when he will take over, हमें एक तरीके से hints मिल रहे हैं कि these 2 nations will engage in a different strategy. बिकॉज अभी हमें इन कंट्रीज़ की अप्रोच नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगी. सो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटेंस competition in this region and we should develop significant cooperation with other countries also. और उसमें एक important फैक्टर है यूरोप के साथ कॉपरेशन इंक्रीज करना. सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज़ टू काउंटर एक्सपेंशनलिस्ट चाइना. चाइना की जो एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसीज़ हैं उसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की ज़रूरत है यूरोप के साथ. चाइना की एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. फर्दर चाइना की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मेजॉरिटी के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं. और एक और डिस्प्यूट हमें दिखता है इन द साउथ चाइना सी, जहाँ पे चाइना क्लेम करता है 90% ऑफ द साउथ चाइना सी. तो इन सब रीजन्स की वजह से चाइना को इस रीजन में काउंटर करना हमारी एक नेसेसिटी बन गई है. और हमारी नई कंट्रीज लाइक यूएस एंड अदर यूरोपियन पावर्स आर ऑल्सो कंसर्न, और जिनकी वजह से नए कोलिशंस बन रहे हैं. इंडिया की पार्टनरशिप फ्रांस के साथ नियर ईयर्स में इम्प्रूव हुई है. इसका रीज़न ये भी है कि फ्रांस के पास कुछ टेरिटरीज है वेस्टर्न इंडियन ओशन में और साउथ पैसिफिक ओशन में. एंड अदर कंट्रीज हैं यूरोप में एंड ब्रिटेन, वो भी अटेंशन पे कर रही है इस चेंज एशियन जियो पॉलिटिक्स में. एंड इंडो पैसिफिक इस रीजन का हॉटस्पॉट बन गया है. Now what are the reasons कि इंडो पैसिफिक रीजन इतना फोकस में है. दिस इज द इंडो पैसिफिक रीजन. इट कंप्राइजेज ऑफ इंडियन ओशन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन. ये पैसिफिक ओशन है एंड दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. ये रीजन कंप्राइज करता है एटलीस्ट 38 कंट्रीज, 44% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन,
62% ऑफ वर्ल्ड GDP एंड मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। एंड फर्दर इस रीजन में बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, लाइक द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हेयर, and 7 of the world's largest standing armies are stranded in this area, and around 6 nations here have nuclear weapons. इसीलिए इस रीजन का सेफ और कनेक्टेड होना एक नेसेसिटी है ग्लोबल ऑर्डर के लिए। सो इंडियाज परसेप्शंस अबाउट यूरोप आर चेंजिंग, और ये हमें दिखाई देता है जब रिसेंटली इंडिया ने फ्रांस की मेंबरशिप सपोर्ट करी इन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 23 स्टेट्स हैं प्रेजेंटली विच आर बॉर्डरिंग इंडियन ओशन रीजन। और अब इंडिया जा रही है यूरोपियन कंट्री के पास टू डिमांड देयर ग्रेटर रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया हैज़ वेलकम द इंटरेस्ट ऑफ जर्मनी एंड नीदरलैंड्स इन दिस रीजन एंड इज वर्किंग फॉर अ सिक्योरिटी कॉपरेशन विद ब्रिटेन। अब पोटेंशियल देखते हैं यूरोप का इंडो पैसिफिक रीजन में। दो यूरोप अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता चाइना के साथ बिकॉज ऑफ चाइनाज इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड, बट टुगेदर यूरोप एंड इंडिया दे कैन मेक अ डिफरेंस। यूरोप की जो सॉफ्ट पावर है उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ सकता है इस रीजन में, और यूरोप मोबिलाइज कर सकता है मैसिव इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो ये सब बूस्ट करेंगी इंडिया की कम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमें ज़रूरत है यूरोप के साथ टाइज रीबिल्ड करने की, और जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक नेग्लेक्ट रहा है यूरोप को उसे काउंटर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर जो इंडो पैसिफिक में आ रहे हैं उन्हें वेलकम करना चाहिए, जिनमें कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, फ्रांस। वो पार्टनरशिप हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और अगर यूरोपियन नेशन की कंट्रीज़ इस रीजन में टुगेदर वर्क करने के लिए आती हैं तो कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो इंडिया इनका एमिकेबल रिजोल्यूशन कर सकता है। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के कुछ डिस्प्यूट्स हैं वेस्टर्न इंडियन ओशंस में कुछ आइलैंड्स के ऊपर, तो इंडिया इसे मीडिएट कर सकता है। और फर्दर जो अभी हमें अनसर्टेन पॉलिसीज दिखाई दे रही है यूएस की, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया मिनीलेटरल ग्रुप्स यानी स्मॉल ग्रुप्स के साथ इंगेजमेंट कर सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान फोरम, या फिर ट्राइलेटरल डायलॉग विद फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी एशिया की कुछ पावर्स और यूरोप की कुछ पावर्स टुगेदर मिलकर मिनीलेटरल ग्रुप्स बना सकती हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर एंगेजमेंट इन दिस रीजन। इन द एंड वी कैन से दैट कि एशियंस ने अंडर वैल्यू किया यूरोप का जो पोटेंशियल था इस रीजन के लिए, और फर्दर यूरोप ने ये अज्यूम किया कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स को मैनेज करना सिर्फ यूएस का काम है। बट अभी प्रेजेंट जो हम जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यूएस अलोन इस बैलेंस को फुलफिल नहीं कर सकता, और इस बैलेंस को प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग इन यूरोपियन पावर्स ऑल्सो। एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन ऑफ एशियन और यूरोपियन पावर्स बहुत ज़रूरी है फॉर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस रीजन। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। That's all for today. Thank you.